अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइज, आज की जो वीडियो है, आज का जो वीडियो लेक्चर है, उसका पर्पस है कि आज हम लोग फर्दर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गाइटन के चैप्टर नंबर 1 के, उनको हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई थिंक 1 सेकेंड लगेगा, आप लोग जाके पहले मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें डॉक्टर कायनात जतोई को, और शेयर करें मेरे चैनल को, और उसके अलावा लाइक भी करें अगर आप लोगों को ये सारे लेक्चर समझ आते हैं। आई होप अब आप लोगों के लिए गाइटन जो है उसे रीड करना बहुत इजी हो गया होगा। और जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं उनका थैंक्स, क्योंकि उनके ज़रिए मुझे पता चलता है कि हमें अब कौन से जो टॉपिक्स हैं और जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करना चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। सो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 1 का कवर करेंगे। सो लेक्चर नंबर 13 है चैप्टर नंबर 1 का। इट्स मीन के लेक्चर 12 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 1 से लेके लेक्चर 12 जो है चैप्टर नंबर 1 के, वो हमारे मेरे चैनल पे जो है वो अपलोडेड हैं और प्रॉपर क्लियर जो है आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे अगर आप उन वीडियोस को जाके देखेंगे, उन लेक्चर्स को जाके रीड करेंगे और देन गाइटन रीड करेंगे। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है गाइटन का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो आज के लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें है गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सो गाइस, प्रीवियस जितने भी लेक्चर आ चुके हैं, आई थिंक लेक्चर 9 से 10 से लेकर हम लोग कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि गाइटन ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है कंट्रोल सिस्टम का। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम बताया, उसके बाद इफेक्टर्स, जो सेंसर जो होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इफेक्टर्स हैं, उन सबको हमने जो है वो गाइटन के उस चैप्टर में डिस्कस किया है। सो गाइटन का चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है, गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या है, एरर क्या है, वो सब हम लोग आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। ये वैसे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा जो है बच्चों को मुश्किल लगता है और वो लोग यूजुअली जो है इसे स्किप कर देते हैं इस चैप्टर को पढ़ते वक्त। तो आई थिंक आपको हर चीज़ का कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इजी होने वाला है आप लोगों के लिए, वैसे ये टॉपिक बहुत मुश्किल था। सो गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो द गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। मीन्स कि इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के जो थाउजेंड्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम है वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन होती है। सो गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या है कि मतलब हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है वो कितना इफेक्टिव काम कर रहा है और उसमें एरर कितना है, उसकी करेक्शन कितनी है, उस चीज़ को कैलकुलेट करने को हम लोग एरर करेक्शन कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में 1000 ऑफ कंट्रोल सिस्टम काम कर रहे हैं, लाइक बैरोरिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो हमारी बॉडी का काम कर रहा है, हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी का काम कर रहा है। सो ये बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम है। जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी का। सो ये सारे जो है वो कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। तो इनकी इफेक्टिवनेस जानने के लिए हम लोग जो रूल अप्लाई करते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रूल अप्लाई किया जाता है इनकी इफेक्टिवनेस को जो है कैलकुलेट करने के लिए, वो रूल कौन सा होता है, गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सो डेफिनेशन क्या है, द गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। मीन्स कि कितना इफेक्टिवली वो कंट्रोल सिस्टम जो है हमारी बॉडी में वर्क कर रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस को जानने का जो तरीका होता है उससे हम लोग गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। सो इसका फॉर्मूला है जो गाइटन ने दिया है वो है गेन इज इक्वल्स टू करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर। मीन्स करेक्शन जो हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम, कोई भी सपोज के लिए आप बैरोरिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम ले रहे हैं तो वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, गेन इज इक्वल्स टू करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर। लाइक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी का, इसके अलावा जो है हमारे पास बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम होते हैं, उन सबको जो हम लोग एडवांस लेवल पे उनकी इफेक्टिवनेस को हम लोग जो यूज़ करते हैं, यूजुअली कैलकुलेट करते हैं, वो इस फार्मूले से करते हैं। तो गाइटन ने ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। आई होप आप जिन लोगों को ये मुश्किल लग रहा था उनको पता चल गया होगा कि गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली है क्या। सो अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, डिग्री टू विच अ कंट्रोल सिस्टम मेंटेन होमियोस्टेसिस। मतलब गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम बेसिकली वो डिग्री है
जिसपे हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, नॉर्मली जो कांस्टेंट हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं या फिर कांस्टेंट इफेक्टिविटी होती है हमारे कंट्रोल सिस्टम की, हमारी बॉडी की, उसको मेंटेन करता है। तो इस डिग्री को, डिग्री टू विच अ कंट्रोल सिस्टम मेंटेन होम्योस्टेसिस, मतलब वो डिग्री जिस डिग्री पे हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है, उसे हम गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। सिस्टम विथ लार्ज गेन इज मोर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस देन सिस्टम विथ लो गेन। गाइज, इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे वो कह रहा है कि वो सिस्टम जिनके लार्ज गेन, मीन्स कि गेन की वैल्यू करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर के बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो सिस्टम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में बहुत इफेक्टिव होगा, मीन्स बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होगा, रादर देन वो सिस्टम जिसका गेन जो है उसकी वैल्यू बहुत लो है। इसको हम एग्जाम्पल से बताएंगे। गाइडर ने आगे एग्जाम्पल दी है, उसके जरिए आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट माइंड में रखिएगा दैट सिस्टम विथ लार्ज गेन इज मोर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस देन सिस्टम विथ लो गेन। मतलब वो सिस्टम, हमारी बॉडी के वो सिस्टम जिनके गेन की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, वो सिस्टम बहुत इफेक्टिव होते हैं या कैपेबल होते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, रादर देन वो सिस्टम जिनकी गेन की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। तो ये वो कॉन्सेप्ट दे रहा है गाइडर अपने इस टॉपिक में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लाइक पल्मोनरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हैज लार्ज गेन्स। आपको पता है पल्मोनरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी का कितना इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। सीवीएस का कंट्रोल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर कंट्रोल सिस्टम, हार्ट का ये पंपिंग सिस्टम, ये पूरा सिस्टम हमारी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन करवाता है, न्यूट्रिएंट्स को और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करवाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम होता है। इसी तरीके से पल्मोनरी कंट्रोल सिस्टम एसिड बेस की रेगुलेशन करवाता है हमारी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन गैसेस को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। तो होम्योस्टेसिस के फैक्टर्स में कितना हेल्पफुल होता है ये सिस्टम। इन दो सिस्टम को आप लोगों को पता होगा, ये दो सिस्टम कितने इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सिस्टम है हमारी बॉडी के। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनके गेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी गेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसी की वजह से ये जो सिस्टम है हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को बहुत अच्छे तरीके से जो है मेंटेन करवाते हैं। गेन का आपको पता चल गया, गेन होता क्या है, मीन्स का करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर। ठीक है, इसको मैं फर्दर आप लोगों के लिए बहुत ईजी करती हूँ आगे चल के। सो यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि डिग्री टू विच अ कंट्रोल सिस्टम मेंटेन होम्योस्टेसिस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। और वो सिस्टम जिनकी लार्ज गेन होती है वो ज्यादा कैपेबल होते हैं होम्योस्टेसिस को अचीव करने में, रादर देन वो सिस्टम जिनकी जो गेन होती है वैल्यू वो हमारे पास कम होती है। इसके अलावा पल्मोनरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है हमारी बॉडी के लार्ज गेन्स होते हैं इनके अंदर, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव हमारी बॉडी के सिस्टम है जो कि होम्योस्टेसिस को अचीव करवाते हैं। देन हमारी जो आगे हम क्या कह रहे हैं, द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस विथ विच अ कंट्रोल सिस्टम मेंटेन अ कांस्टेंट कंडीशन इज डिटरमाइंड बाय द गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, ये बात गाइडर ने कही थी कि मतलब हमारी बॉडी में जो इफेक्टिवनेस होती है, मतलब जो डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस होती है कंट्रोल सिस्टम की, वो मेंटेन्स अ कांस्टेंट कंडीशन इज डिटरमाइंड द गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक। मतलब हमारी बॉडी का जो बहुत सपोर्टिव सिस्टम होता है ना, वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करवाने के हेल्पफुल होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहा होता है उसमें जब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो है हमारा वो एक्टिवेट होता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा और हमारी बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा उसकी इफेक्टिवनेस होगी। सो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मतलब जो डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस है उसमें हमारे पास जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो एक हेल्पफुल नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम को अचीव करवाता है। द कंट्रोल सिस्टम इज नॉट 100% एफिशिएंट। अच्छा, जो कंट्रोल सिस्टम होता है हमारी बॉडी का वो 100% एफिशिएंट नहीं होता, मीन्स कि उसके अंदर फिर भी एरर की जो है वो चांसेस होते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसमें एरर क्रिएट कर सकती है। कोई भी कंट्रोल सिस्टम ऐसा नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो। यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम है ही नहीं जो कि 100% वैसे भी इफेक्टिव हो। सो ये पॉइंट कंसिडर किया जाता है और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में, चाहे वो मैकेनिकल से रिलेटेड हो या फिर यूनिवर्स से रिलेटेड हो, हर चीज़ में एरर होता है। लाइक आप कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके लिए एरर होता है। इसी तरीके से कंट्रोल सिस्टम में भी एक एरर जो है वो हमेशा पाया जाता है। सम एरर ऑलवेज रिमेन, गेन इज
करेक्शन एरर। अच्छा, कुछ एरर हमेशा ही जो है वो सेम ही रहते हैं, लेकिन गेन का मकसद क्या होता है, जो गेन का फॉर्मूला है उसका मतलब ये होता है कि हम लोग सम एरर ऑलवेज रिमेन, कुछ एरर हमेशा जो है वो रिमेन सेम ही रहते हैं, बट गेन जो होता है उस एरर को करेक्ट करता है। मतलब उस फॉर्मूले के तहत हमें पता चलता है कि हमारा कंट्रोल सिस्टम जो है अब कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम की एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अब किस तरीके से गाइटर ने इसे एक्सप्लेन किया है, ताकि एग्जाम्पल के थ्रू वो हमारे लिए गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो हम लोग कब से बात कर रहे हैं वो हमारे लिए इजी हो जाए। सो गाइज, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इज ट्रांसफ्यूड इनटू अ पर्सन। लार्ज अमाउंट ऑफ एक ब्लड, ह्यूज अमाउंट में हमारे पास जो है लार्ज क्वांटिटी के अंदर ब्लड जो है वो ट्रांसफर किया जाता है एक पर्सन के अंदर, हुज कंट्रोल सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग। मतलब उस पर्सन के अंदर हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, जिस पर्सन में अभी उसका जो कंट्रोल सिस्टम है, लाइक बैरोरिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम काम करता है ब्लड जब भी हम ट्रांसफ्यूज करवाते हैं ब्लड को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में। तो मतलब कि उस पर्सन के अंदर बैरोरिसेप्टर जो कंट्रोल सिस्टम है वो अब काम नहीं कर रहा। हम उस पर्सन के अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है उसके अंदर ट्रांसफ्यूज करवा रहे हैं। The arterial pressure rise up to 175 millimeter of mercury, but if the control system is functioning, the pressure increases only 25 millimeter of mercury. So guys, यहाँ पे एग्जाम्पल को समझे कि एक नॉर्मल हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल पर्सन की बात नहीं हो रही, मतलब एक ऐसा पर्सन है जिसका कंट्रोल सिस्टम जो बैरोरिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम है, जो आर्terial ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, वो उस पर्सन के अंदर जो है अभी फंक्शन नहीं कर रहा। और उसकी एब्सेंस में, मतलब बैरोरिसेप्टर जो कंट्रोल सिस्टम है जो आर्terial ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, उसके एब्सेंस में क्या होगा, हमने लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो है एक पर्सन के अंदर, उस पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूज करवाया, तो अब उसका आर्टियल प्रेशर 175 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल जो होता है आर्टियल प्रेशर वो 100 mm ऑफ द मर्करी होता है, अब वो इतना राइज हो गया 175। तो आप समझ सकते हैं कि वो 75 mm ऑफ मर्करी इंक्रीज हो गया है। मतलब एक नॉर्मल जो 100 हमारे पास मिलीमीटर ऑफ मर्करी आर्टियल प्रेशर होता है उससे बढ़ के वो 175 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गया। और यहाँ पे वो बात कर रहा है कि अगर हम ऐसे पर्सन में ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज करवाते जिसमें बैरोरिसेप्टर सिस्टम काम कर रहा होता, मतलब हम नॉर्मल पर्सन में अगर यही वॉल्यूम जो है ब्लड का ट्रांसफ्यूज करवाते, तो उस वक्त जो आर्टियल प्रेशर है उस नॉर्मल पर्सन का सिर्फ उसमें इंक्रीजमेंट कितनी आती, वो कितना इंक्रीज होता, जस्ट 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मीन्स कि वो 100 से 125 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाता। ठीक है, अब हमें ये सब कुछ कैसे पता चला, ये सारी मेजरमेंट हमें कैसे पता चली, क्योंकि हमने गेन का फॉर्मूला यूज किया है। अब हम किस तरीके से उस फॉर्मूले को यूज करते हैं वो हम आपको बताते हैं। लाइक थस फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज कॉज अ करेक्शन ऑफ -50 mm of mercury, that is from 175 millimeter of mercury to 125 millimeter of mercury। अब हमें पता चल गया कि अगर बैरोरिसेप्टर सिस्टम काम करता है तो उस पर्सन के अंदर, अगर नॉर्मल पर्सन के अंदर हम इतना ब्लड फ्यूज करवाते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर सिर्फ उसका आर्टियल ब्लड प्रेशर से 125 तक चला जाता है, मतलब इंक्रीज 100 से इंक्रीज होकर 125 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक जाता है। मतलब कि हमारा उस वक्त बैरोरिसेप्टर जो होता है, जो बैरोरिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम है, वो हमारी बॉडी में जो करेक्शन करवाता है वो 50 mm ऑफ द मर्करी करवाता है। ठीक है, क्योंकि हमने एक पर्सन देख लिया कि भाई एक पर्सन जिसमें बैरोरिसेप्टर काम नहीं कर रहा था, फंक्शनिंग नहीं कर रहा था, उसके अंदर इंक्रीज कितना हुआ, आर्टियल ब्लड प्रेशर 100 से 175 की तरफ चला गया। और वो पर्सन जिसके अंदर बैरोरिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा था, उसके अंदर कितना चला गया वो सिस्टम, कितनी इंक्रीज हुआ आर्टियल ब्लड प्रेशर, जस्ट 25, मीन्स 100 से 125 चला गया। तो मतलब कि ये कंट्रोल सिस्टम इस तरीके से इन एरर्स को करेक्ट करते हैं। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम इतना एडवांस होता है कि अगर ऐसे चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में ऐसे चेंजेस आते हैं तो हमारा जो होम्योस्टेटिक जो कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, वो इस तरीके से काम करते हैं कि वो इस एरर को करेक्ट कर लेते हैं। तो ये सब कुछ हमें
करेक्शन एरर से ही पता चलता है, क्योंकि हम उन्हीं में वैल्यूज पुट करते हैं और बताते हैं। दैट इज फ्रॉम वन, अब क्या है, देयर रिमेन्स 25 मर्करी कॉल द एरर। बट यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे जो इसने लिखा है कि दैट इज फ्रॉम 175 टू 125, बात हो गई, हमने इस लाइन को जो है वो कवर कर लिया। अब वो कह रहा है देयर रिमेन्स 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉल द एरर। बट आपको पता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, कोई भी दुनिया का सिस्टम हो वो 100% इफेक्टिव नहीं होता। कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, आप मशीन्स में भी चले जाएं तो कोई भी बगैर एरर के कोई भी चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो मतलब कि ये तो हमें याद रखना ही है कि 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का एरर अभी भी मौजूद है, और वो हर सिस्टम में कुछ % जो हमारे पास एरर हमेशा रहता है। तो वो ये बात करने की कोशिश कर रहा है कि फिर भी 25 का हमारे पास जो मार्जिन है, 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमारे पास एरर है। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो, अब वो जो 75 की तरफ जा रहा था, जो ह्यूज अमाउंट पे हमारे पास वैल्यूज चेंज हो रही थी, अब वो बहुत मिनिमाइज हो गई हैं, हमारे पास सिर्फ 25% एरर है। तो ये कंट्रोल सिस्टम इस तरीके से हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं, विच मीन्स द कंट्रोल सिस्टम इज नॉट 100% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग चेंजेस। दैट्स ट्रू। इस लाइन को इसलिए ट्रू है क्योंकि कंट्रोल सिस्टम उसको तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करवा रहा है, बट क्योंकि वो कंट्रोल सिस्टम है, एक सिस्टम है, और कोई भी सिस्टम 100% इफेक्टिव नहीं होता, बट वो अपना रिस्पॉन्स इतने हद तक करता है कि वो इफेक्टिवनेस इतनी शो तो कर रहा है कि जो इंक्रीज हो रहा था 75 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में, जब बैरोरिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा था एक पर्सन के अंदर, और जब वही सिस्टम काम कर रहा है एक पर्सन के अंदर उन्हीं डायमेंशंस पे, तो वह हमारे पास जो है वो सिर्फ 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है चेंजिंग्स आ रही हैं। तो इट्स मीन इफेक्टिवनेस उसकी है, बट 100% नहीं है। तो सिर्फ इनको वो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम लोग इसी सिस्टम के एग्जांपल लेते हुए एक इनको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो किस तरीके से होगा, द गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज द कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम को हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, गेन इज इक्वल्स टू करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर। करेक्शन हमारे पास कितनी थी, -50, जो हमारे पास वैल्यूज में चेंज आ रहा था, मीन्स के -50 जब हमारे पास बैरोरिसेप्टर काम नहीं कर रहा था, और जब काम कर रहा था तो 25 का सिर्फ मार्जिन आ रहा था। सो 50 डिवाइडेड बाय 25, गेन हमारे पास -2 का आया। तो ये एक गेन है, मतलब ये वैल्यूज हैं, ठीक है, ये हमारे पास गेन वैल्यूज हैं जो इस एग्जाम्पल के पास हमें मिली। तो ये एक मेजरमेंट, आप समझ लें, सिर्फ ये मेजरमेंट है जो आपको बताने की कोशिश की हुई है कि हम किस तरीके से किसी भी सिस्टम की इफेक्टिवनेस, किसी भी सिस्टम के एरर को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। सो गाइटन के पॉइंट को इस तरीके से कैलकुलेट करता है कि वो डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके वजह से हमारे पास लैब के काम होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, उनको भी अपने थ्योरी में जो है डिस्क्राइब करता है। तो इसके बाद क्या है, दिस इज द डिस्टर्बेंस that increases or decreases the arterial pressure does so only 1/3 as much as would occur if this control system were not। मतलब इस सिस्टम के जरिए, इस एरर के जरिए उसने बता दिया कि ये अगर आर्टियल प्रेशर का हमारे पास एग्जांपल है तो उसके अंदर क्या गेन होगा हमारे पास, और कितना चेंज आ रहा है हमारे आर्टियल प्रेशर में जब वो सिस्टम काम कर रहा है या फिर वो सिस्टम उस बॉडी के अंदर काम नहीं कर रहा। तो ये तो गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में था कि किस तरीके से गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम ने हमें यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। अच्छा, इसके बाद ना छोटा सा एक पैराग्राफ है गाइडन में, इसी चीज को आगे डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि एक तो ये आर्टियल ब्लड प्रेशर की गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम है, उसने बेस्ट एग्जाम्पल दिया जो आई होप अब आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाएगी। उसके अलावा वो कभी कभी हमें जो है वो टेम्परेचर जो होता है उसके इस लिहाज से भी हमें बताता है कि एक बॉडी का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस वक्त जो है हमारे पास यहाँ पे कोल्ड वेदर में हो जाता है, तो वहाँ पे भी ये गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम के फॉर्मूले से ही उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम पैरामीटर्स को जो है डिस्क्राइब करते हैं। सो एक बेस्ट एग्जांपल थी। आपसे अगर कोई भी गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में पूछे तो आई थिंक आपके पास अब पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो गाइडर ने हर चीज़ को जो है वो आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको हावना होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी आपको पता हो कि हमारे जो सिस्टम्स हैं कंट्रोल सिस्टम जो हम काफ़ी अर्से से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंट्रोल सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, तो ये कंट्रोल सिस्टम काम कैसे करते हैं वो हमने पढ़ लिए। अब उनके अंदर जो एरर्स आते हैं उन्हें कैसे डिटेक्ट किया जाता है और करेक्शन उनकी कैसे होती है,
तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आई होप अब आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। सो गाइस मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही हैं। आई होप अब तक के लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे, क्योंकि आपकी कमेंट से मुझे पता चल रहा है जिस तरीके से आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैं लेक्चर्स अपलोड करती जाऊँ। सो गाइज आपको हर टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर्स यहाँ पे मिलेंगे। आई होप अब आप सब कुछ समझ गए होंगे, और इससे चैप्टर नंबर 1 के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबको आप रीड करें, उन सबको याद करें, उन सबको रीड करें, एक बार रीड दें, मेरे लेक्चर सुने, उसके बाद आप लोग अपनी बुक को रीड करें, ठीक है। सो आई होप मेरे लेक्चर्स सुनने के बाद, उसके बाद अगर आप बुक को रीड करेंगे तो आप लोग इजीली सब कुछ अचीव कर सकते हैं। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइस।